हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है अपना गुप्त उत्तरकाल, और जिसमें हमें महत्वपूर्ण रूप से जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो व्यक्ति कौन सा है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हम जानकारी डिटेल से करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको महापुरुषों की असफलता की वो कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने उनको शानदार सफलता दिलाई। असफलता की वो कहानियाँ जो शानदार सफलता दिलाती हैं और जिन्होंने कुछ महापुरुषों को शानदार सफलता दिलाई है। इसकी अगर हम शुरुआत करें तो एक लाइन आपने सुनी होगी, आपको मैं फिर से सुना दे रहा हूँ। गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। आइए देखते हैं जो असफलता की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सफलता की कहानियाँ हर व्यक्ति बताता है। हर व्यक्ति ये कहता है कि आपको सफल होना ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि असफल हो गए तो बेटा कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, फिर से तैयारी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो और आप एक अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। आजकल लोग जो आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते हैं, उसका कारण यही है कि उनके माँ बाप ने कभी ये नहीं बताया कि बेटा जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, जब आप संघर्ष करने जा रहे हो, तो इसके एक सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं। आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। आप जाके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा भी हो सकता है, आपका प्रदर्शन खराब भी हो सकता है। होता क्या है कि हमारे घर वाले जो हैं, माँ बाप जो हैं, उन्होंने सिर्फ अच्छा अच्छा बताया है, कभी ये नहीं बताया कि प्रदर्शन खराब भी हो सकता है, आप हार भी सकते हैं। और जब हम हार जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में एक डिप्रेशन सा बनता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग आत्महत्याएं भी करते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो सफलता और असफलता एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों ही संभावनाएं हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि सफलता जितनी ज़रूरी है, सफलता की कहानियाँ जितनी ही ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़रूरी असफलता की कहानियाँ हैं, और उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। असफलता की जो कहानी है वो हमारी कमियों को दूर करती है, हम में सुधार करती है। हमारे अंदर बहुत सारी जो कमियां होती हैं उनको दूर करके एक जो अच्छा होना चाहिए हमारी सफलता के लिए, वो असफलता की कहानियां लाती हैं। जबकि सफलता की जो कहानियां हैं वो अच्छे क्षण लाती हैं, अच्छे तरीके बताती हैं। हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक दो बार असफल हो जाए, अंदर से टूट जाता है, परेशान हो जाता है। बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक कोटेशन सुना होगा कि असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। क्या सुना है? असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किस तरीके से उन चांसेस से बचा जाए जो फेल होने के हैं, ये हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी एग्जाम के अंदर 4 बार असफल हो गया, इसका मतलब वो अगर मन से नहीं हारा है, पुनः उसको वो जीत सकता है, बहुत अच्छी कंडीशन में दोबारा से खड़ा हो सकता है। अगर हम 4 बार हारे, इसका मतलब ये है कि हम सफलता के उतने ही ज़्यादा नज़दीक हैं, 4 गुना ज़्यादा नज़दीक हैं। क्योंकि जो हम हारते हैं उस हार से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव हमें मिलता है। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक नाम आपने सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। इसका नाम सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जो नाम आपने सुना है, बहुत ही प्रचलित नाम है। लगभग इस व्यक्ति को विश्व में हर व्यक्ति जानता है। ये वो व्यक्ति है जिसकी अगर हम बात करें तो ये जब पढ़ने जाता था स्कूल के अंदर, तो इसकी जो टीचर थी, उन टीचर ने एक नोट लिखा, एक लेटर लिखा इसके घर के लिए, और वो लेटर लिखा इसके माँ के नाम से कि बेटा ये लेटर आप ले जाओ, अपनी माँ को दे देना। ये लेटर लेके जब ये घर पहुँचता है, माँ देखती है कि
क्या बेटा क्या लेटर दिया है टीचर ने। तो इसने वो लेटर निकाल के दिखाया और इस लेटर के अंदर जो लिखा बड़े ताज्जुब वाली बात थी, जबकि एक ऐसे टीचर को नहीं लिखना चाहिए। और टीचर ने एक नोट लिख के क्या दिया कि आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता। क्या लिख के दिया कि आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता। और ये बात जब उसकी माँ ने सुनी तो उसके माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको आज से मैं पढ़ाऊंगी। और इस व्यक्ति को जो पढ़ाने वाली हैं, शिक्षित करने वाली हैं, वो इनकी माँ हैं। आपने बहुत सारी किताबों में सुना होगा कि प्रथम शिक्षिका कौन होती है, माँ। और इस बच्चे को इसकी माँ ने पढ़ाया और बड़े होके इसने असफलता की कहानियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1100, इसमें लगभग 1100 के करीब या 1100 1200 के करीब 1083 के करीब कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, जिनमें ये असफल हुए। यानी कि जो व्यक्ति 1100 बार असफल हुआ हो वो व्यक्ति हार नहीं मानता है। और हम एक दो बार असफल हो जाते हैं तो हम सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार हमारे अंदर आने लगते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा। तो ऐसी बातें से आप दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें। सॉरी, ये जो बातें हैं इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब यहाँ पे देखें जो एडिशन है, ये एडिशन लगभग 1100 प्रयोग करेगा और इसके बाद इसका एक प्रयोग जो सफल हुआ उसने इसको एडिशन को विश्व में चमका दिया। और वो प्रयोग क्या था, इसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, संसार को रोशनी में कर दिया, संसार को प्रकाश में कर दिया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और इसने, जो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं है उसने दुनिया को चमका दिया। ऐसा ही एक व्यक्ति आता है आइंस्टीन। आइंस्टीन जो व्यक्ति हैं इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिन्हें इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये भी अपने प्रयोग में कई बार असफल हुए। इन्होंने ब्राउनी गति दी, सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी आइंस्टीन ने दिया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार हमारे पूछे गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम मॉडर्न से जोड़ के अगर देखें तो आप देखिए चंद्रयान 2 हमने भेजा, काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन कुछ कमियां ऐसी रह गई या लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई, जो चंद्रमा से थोड़ी सी ही दूर पर क्रैश हो गया, पता नहीं लगा, हमारा संपर्क टूट गया। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया और हम दक्षिण ध्रुव पर उतरने में सफल हुए। विश्व में दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बना। तो सफलताओं से जितना सीखना है उतना भी हमें असफलताओं से भी सीखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। हम बात कर रहे थे गुप्तोत्तर काल की। अगर मैं गुप्तोत्तर काल की बात करूं तो सबसे पहले इस शब्द को हमें डिस्कस करना है। ये शब्द क्या है, गुप्त प्लस उत्तर। किससे बना है, गुप्त प्लस उत्तर से बना है। अगर मैं इसको जोड़ूं, यहाँ से आ निकला, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ऊ निकला और इसने क्या बना लिया, ओ। इधर क्या बचा, तर बचा, इधर क्या बचा, गुप बचा। क्या बचा, गुप, आधा पा। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़े, यहाँ पे जो संधि हो गई। अगर मैं गुप्तोत्तर में संधि की बात करूँ, थोड़ी हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, जिसमें आ प्लस ऊ मिलकर ओ बना। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं, टॉपिक में देखते हैं क्या है। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो ऐसा काल जो गुप्तों के बाद का समय हो। गुप्त कौन थे, गुप्त को अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें कुछ शक्तिशाली शासक हुए जिसने संपूर्ण भारत पर शासन किया। जैसे ही गुप्त कमजोर पड़ेंगे, जो गुप्तों के यहाँ सामंत का काम करते थे, जो गुप्तों के यहाँ उच्च पदों पर बैठे थे, जिन क्षेत्रों का वो मुखिया बने थे, जिन क्षेत्रों को देखने की उन्हें जिम्मेदारी दी थी, उन अलग अलग क्षेत्रों के ये स्वतंत्र शासक हो जाएंगे और उन्हीं में से एक वंश निकल के आएगा, पुष्यभूति वंश। हमें जो बात करनी है वो पुष्यभूति वंश की बात करनी है। अगर मैं पुष्यभूति वंश की बात करूं, पुष्यभूति वंश, ये जो वंश है, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक बेटा हमसे पूछा जाए तो संस्थापक हम क्या बताएंगे, पुष्यभूति। कौन था, पुष्यभूति। इसके अलावा
कुछ और शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, बस शासक बने रहे, आलस में रहे, और लोगों ने जो केवल जीवित रहते हैं उनको इतिहास याद नहीं करता। इतिहास उनको याद करता है जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया हो, जिन्होंने जीवन में मेहनत की हो। हुआ ये कि संस्थापक होने के नाते पुष्यभूति को हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पुष्यभूति के अलावा, तो दूसरा व्यक्ति हुआ है नरवर्धन, जिसने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, न कुछ किया है अपनी लाइफ में। नरवर्धन के बाद आएगा प्रभाकर वर्धन फर्स्ट। प्रभाकर वर्धन फर्स्ट के अलावा अगला जो शासक आता है वो आता है आदित्य वर्धन। और आदित्य वर्धन के बाद का जो शासक है, यहाँ से हमको पढ़ना है, आदित्य वर्धन के बाद जो हमें नाम मिलता है जिसे चौथा शासक कहा जाता है, वो कौन है? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन द्वितीय। क्या नाम है भाई साहब? प्रभाकर वर्धन द्वितीय। अगर मैं प्रभाकर वर्धन द्वितीय की बात करूं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। प्रभाकर वर्धन द्वितीय। प्रभाकर वर्धन फर्स्ट कौन सा था? प्रभाकर वर्धन फर्स्ट वो था जो नरवर्धन के बाद आया। नरवर्धन के बाद कौन आया? प्रभाकर वर्धन फर्स्ट। और हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रभाकर वर्धन द्वितीय। इन्होंने भाई साहब ने जो शासन किया वो 590 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। कब तक किया? 590 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। और इन्होंने भाई साहब ने एक उपाधि धारण की थी, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि कौन सी थी? हूर, हूड़, हरिण, केसरी। कौन सी? हूड़, हरिण, केसरी। इनकी उपाधि देख लो आप, हूड़, हरिण, केसरी। किसकी उपाधि है ये? प्रभाकर वर्धन की। अब देखो, हुआ ये कि हुणों के साथ ये संघर्ष करते हैं, हुणों को पराजित करते हैं और एक उपाधि धारण करते हैं हूण, हरिण, केसरी की। ये उपाधि इन्होंने धारण की, और एक अभियान के समय इनकी क्या हो जाएगी भाई साहब की? मृत्यु हो जाएगी। और इनकी जो मृत्यु हुई, ये मृत्यु 1605 में मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। ये जो हैं ये क्या हो जाएंगी? सती हो जाएंगी। ये सती हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, वंश खाली हो गया, जो कि अच्छा खासा वंश चल रहा था। एकदम पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। और मंत्रियों के कहने पर यहाँ पे जो शासक अब बनेगा, वो शासक कौन बनेगा? इनका बड़ा पुत्र बनेगा, जिसका नाम क्या है? राज्यवर्धन। क्या नाम है इसका? राज्यवर्धन। बात क्लियर हो गई? क्या नाम है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कब से कब तक शासक बने, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो राज्यवर्धन जो शासक बनेंगे ये 605 में बने, और 605 तक ही ये रहेंगे। ज़्यादा इनका कार्यकाल है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 606 के अंत तक कह सकते हैं। यानी कि 605 में बने और 606 तक रहे, क्योंकि 606 में ही इनका छोटा भाई है वो शासक बनेगा, जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। चलिए देखते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। अगर मैं प्रभाकर वर्धन की बात करूं, तो इनका जो विवाह हुआ है वो यशोमती से हुआ है। प्रभाकर वर्धन का विवाह किससे हुआ? यशोमती से हुआ। जब विवाह हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ, जब इन दोनों के अंदर भाई साहब कुछ कुछ होगा, तो कुछ कुछ जब हुआ तो उसका रिजल्ट भी आया। और रिजल्ट किस रूप में आया? संतानों के रूप में आया। किस रूप में आया? संतानों के रूप में आया। और संतानें इनकी कितनी थी? 3। संतानें कितनी थी भाई साहब? 3। इसमें से 2 इनके पुत्र थे और 1 पुत्री थी। इसको ध्यान रखना है, पुत्री कितनी है? 1। और पुत्री का नाम क्या है? राजश्री। क्या नाम है? राजश्री। अब राजश्री का जो विवाह है ये कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ है। और ये कन्नौज में जो शासन कर रहे हैं ये मौखरी वंश का शासन है, इसीलिए राजश्री को मौखरी रानी भी कहा गया। क्या कहा गया भाई साहब? मौखरी रानी। अगर मैं इनके पुत्रों की बात करूं, तो यहाँ पे जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र मैं आपको बता चुका, क्या नाम है? राज्यवर्धन। इसका छोटा जो पुत्र है, छोटा पुत्र जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। क्या नाम है भैया? हर्षवर्धन। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, थोड़ा मैं टेरिटरी आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। टेरिटरी क्या है उसको आइए देखते हैं, कहाँ कहाँ शासन ये कर रहे हैं। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ
जो क्षेत्र है जिसको हम जानते हैं थानेश्वर के नाम से। क्या है? थानेश्वर। अगर मैं बात करूं थानेश्वर पे जो शासन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? प्रभाकर वर्धन कर रहे हैं, जो कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता हैं। थानेश्वर ये कहाँ है? तो आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये अंबाला जिले में है। कहाँ है? अंबाला। और अंबाला कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा, अंबाला। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं देखूं यहाँ पे एक दूसरी टेरिटरी है जिसका नाम क्या है भाई साहब? यहाँ है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। और कन्नौज पर शासन किसका चल रहा है? मौखरी वंश का शासन चल रहा है। और मौखरी वंश का जो यहाँ पे लड़का है जिससे राजश्री की शादी होगी, यहाँ पे एक जो लड़का है उस लड़के का नाम क्या है? ग्रहवर्मन। क्या नाम है? ग्रहवर्मन। ये एक मौखरी वंश का है। एक वंश आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा वंश है? यहाँ पे कौन सा वंश है? बताइए कौन शासन यहाँ पे कर रहा है? तो यहाँ पे हम बात करें मालवा है, और मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। यहाँ पे मालवा का शासक कौन है? यहाँ पे शासक आपको ध्यान रखना है देवगुप्त। यहाँ पे थोड़ी मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, अभी आपको सब लिखा दूंगा, समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे एक और शासक है जिसका नाम पुलकेशन द्वितीय है। ये चालुक्य वंश का है। और चालुक्य कौन से? मूल चालुक्य, जिन्हें हम वातापी या वादामी के चालुक्य कहते हैं। हालांकि चालुक्य 3 प्रकार के हैं। तीनों प्रकार के चालुक्यों पर हम बात फिर कभी कर लेंगे। अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ चालुक्य, चलो बता ही दे रहा हूँ। एक चालुक्य वातापी या वादामी के हैं, जिनकी राजधानी वातापी या वादामी हुआ करती थी। दूसरे जो चालुक्य थे वो वेंगी के हैं। दूसरे चालक कहाँ के हैं? वेंगी के। और तीसरे जो चालुक्य हैं वो कहाँ के हैं? कल्याणी के, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे चालुक्य वंश का शासक है चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति को ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है भाई साहब, और इसका नाम क्या है? पुलकेशन द्वितीय। क्या नाम है? पुलकेशन द्वितीय। इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है उन पर अभी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो शासन है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गौड़ वंश का शासन है, और ये गौड़ है, ये बंगाल का पुराना नाम है। और यहाँ पे गौड़ वंश में गौड़ पे जो शासन कर रहा है वो कौन है? शशांक है। क्या नाम है? शशांक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे असम वाले क्षेत्र में एक उस समय जो टेरिटरी हुआ करती थी वो था कामरूप। क्या था? कामरूप। और कामरूप का जो शासक था भाई साहब, इसका नाम है भास्कर वर्मन। क्या नाम है? भास्कर वर्मन। इतना आपको क्लियर हो गया? भास्कर वर्मन कहाँ का शासक है? कामरूप का। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये जो थानेश्वर है ये अंबाला जिले में है, और कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। अभी मैंने जो आपको बताया था कि प्रभाकर वर्धन, इनके एक पुत्री है और 2 पुत्र हैं। होगा क्या? ये इनकी मृत्यु हो जाएगी, और इनकी मृत्यु जो हो गई वो 605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। जनता के आग्रह पर राज्यवर्धन को शासक बना दिया जाएगा। जैसे ही राज्यवर्धन शासक बना, इधर इसकी जो बहन है, इसका विवाह किससे हुआ है? तो विवाह अभी आपको मैंने बताया था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रहवर्मन से। ये शासन कहाँ करते हैं? कन्नौज पर। इनका कौन सा वंश है? तो वंश आपको मैंने अभी बताया था मौखरी वंश। हुआ क्या? राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से कन्नौज हो गया। इधर शासन कौन कर रहा है? राज्यवर्धन शासन कर रहा है। और राज्यवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठेगा, होगा ये, यहाँ पे जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये जो शशांक है ये वो व्यक्ति है, बहुत ही मास्टरमाइंड व्यक्ति है। और ये व्यक्ति क्या करेगा? सहायता करेगा मालवा के शासक की, देवगुप्त की। और ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे? कहाँ अटैक करेंगे? कन्नौज पर। और कन्नौज पर शशांक की जो रणनीति है वो कारगर भी सिद्ध होगी। देवगुप्त हत्या किसकी कर देगा? देवगुप्त किसकी हत्या कर देगा? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की। हुआ ये शशांक के कहने पर या शशांक की प्लानिंग के आधार पर जो देवगुप्त है, देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मन की। ग्रहवर्मन कौन है? जो प्रभाकर वर्धन है या हर्षवर्धन है, इनका जीजा। कहें तो राजश्री इनकी जो बहन है उनका कौन है? पति। होगा ये जो देवगुप्त है
ये गृहवर्मन की हत्या कर देगा। और इधर नया नया शासक बना है थानेश्वर का, जिसका नाम क्या है, राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन जो शासक थानेश्वर का बना है, ये पहले से ही टूटा हुआ चल रहा है, पहले से ये दुखी है, क्योंकि इनके माता पिता खो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ये इसे पता लगेगा कि जीजा जी की हत्या हो गई, इनकी जो बहन है वो बहन विधवा हो गई, ये क्या करेंगे। अगर मैं राज्यवर्धन की बात करूं तो ये राज्यवर्धन की बात कर रहा था, तो ये 10,000 सेना लेकर 10,000 की सेना लेकर कहाँ पे अटैक कर देगा सेना के साथ। ये कहाँ आक्रमण करेगा, मालवा पर आक्रमण कर देगा। कहाँ आक्रमण कर दिया, मालवा पर अटैक कर दिया। और इन्होंने भाई साहब ने हत्या किसकी कर दी, देवगुप्त की। पर देखिए देवगुप्त ने हत्या किसकी कर दी, गृहवर्मन की, जो कि कन्नौज पर शासन कर रहे हैं, मौखरी वंश के शासक हैं। ये बात जब राज्यवर्धन को पता लगेगी तो राज्यवर्धन गुस्से में है, बहन विधवा हो गई, इधर पिताजी नहीं है, इधर माताजी नहीं है, नया नया शासक बना है, तो ये अटैक किस पे कर देगा, मालवा पर। और हत्या किसकी कर देगा भाई साहब, देवगुप्त की। अब देखो प्लानिंग कितनी अच्छी कर रहा है शशांक। शशांक ने गृहवर्मन को मरवा दिया, शशांक ने देवगुप्त को भी मरवा दिया। होगा आगे क्या, दो जगह हत्या करवा दी, चैन से बैठा है। अब जैसे ही ये राज्यवर्धन 10,000 की सेना लेके देवगुप्त को पराजित करेगा और आके ठहरेगा आके कन्नौज में। और कन्नौज में जैसे ये रुका, भाई साहब हवा खराब किसकी हो गई, शशांक की। और शशांक ने क्या किया भाई साहब, शशांक ने एक निमंत्रण भिजवाया। निमंत्रण में क्या भिजवाया कि ऐसा करो, हमारी पुत्री है, हमारी पुत्री से आप विवाह कर लो। किससे कह रहा है, राज्यवर्धन से। राज्यवर्धन को भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि अगर कोई विवाह का नाम किसी से ले दे, शादी कराने की अगर किसी से कह दे, तो उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है कि राज्यवर्धन बड़ा खुश हुआ। और राज्यवर्धन को गौड़ का जो शासक शशांक है, इसने निमंत्रण दिया कि आइए आप जो देखना है देख लीजिए आके। होगा ये जो राज्यवर्धन है, ये भाई साहब चला जाएगा किसके पास बताइए, गौड़ के शासक के पास। और ये गौड़ में जैसे ही जाएगा, यहाँ जाके रुकेगा, दारू पार्टी होगी, बहुत अच्छा इसका स्वागत होगा। और जब लड़कियों के चक्कर में तो हमारे यूपी के लड़के तो विशेष रूप से जान तक देने को तैयार हैं। और यूपी का ही ये मामला है। कन्नौज कहाँ है भाई साहब, यूपी में। होगा ये कि जैसे ही ये रात को सोएंगे राज्यवर्धन, ये शशांक की जो प्लानिंग चल रही है उसके तहत इनकी भी हत्या कर दी जाएगी। अब जो व्यवस्था यहाँ संभालेगा उसका नाम क्या है, हर्षवर्धन। ये स्थिति क्या हो गई हर्षवर्धन की, अगर हम बात करें तो थोड़ा हर्षवर्धन को देखते हैं। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं भाई साहब, तो हर्षवर्धन एक छोटा सा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। और ये 606 ईस्वी में शासक बनेगा। और कब तक रहेगा, 647 ईस्वी तक। हुआ ये कि ये छोटा सा बच्चा जिसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ है, और 606 में जब गद्दी पर बैठेगा तो इसकी उम्र कितनी है भाई साहब, मात्र 16 साल उम्र है। 16 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठेगा और यहाँ पे ये कसम खाएगा कि शशांक को, ये जो गौड़ के शासक हैं, शशांक को जिस वंश का है, इस वंश को मुझे इस पृथ्वी विहीन करना है, इस पृथ्वी से ही इस वंश को नहीं छोड़ना है। होगा क्या, जैसे ये हर्षवर्धन शासक बनेगा, जो मंत्रियों के कहने पर इसको बनाया जाएगा, ये वो व्यक्ति है जिसमें अनंत योग्यताएं और क्षमताएं हैं। और व्यक्ति जो छोटे छोटे, अभी टेरिटरी मैंने आपको बताई थी, बड़ा बनने का शौक सभी को होता है। हर व्यक्ति के दिमाग में विचार आते हैं कि मैं बड़ा बनूं, मेरा नाम हो। लेकिन नाम उसी का होता है जिसमें सामर्थ्य होती है, जिसमें क्षमता होती है, जिसमें योग्यता होती है, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है। और ये जज्बा किस व्यक्ति में है, हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन बहुत कम उम्र में शासक बनेगा और एक लंबी पारी खेलेगा। देखिए आप, लगभग 40-41 साल शासन करेगा। अगर मैं इस हर्षवर्धन की बात करूं तो इसने 40-41 साल जो शासन किया है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे ही भाई साहब हर्षवर्धन शासक बना, हर्षवर्धन के सामने बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और ज़्यादा समस्याएं क्या हैं, इधर बहन है वो विधवा हो गई, माँ नहीं है, पिता नहीं है,
भाई की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, दुखी है, परेशान है। लेकिन आप इस बच्चे की हिम्मत और जज्बे को सलाम करना चाहिए। मैं इस बच्चे की हिम्मत और जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिसका घर परिवार टूट चुका हो, जिसके माँ बाप ना हो, जिसके भाई ना हो, जिसकी बहन का पति मार दिया हो, और वो व्यक्ति भारत में एक अच्छी स्टैंडिंग करेगा और एक अच्छी पारी खेलेगा। अगर मैं हर्षवर्धन को देखूं तो हर्षवर्धन क्या काम करेगा? अपने भाई का बदला लेने के लिए, अपने जीजा का बदला लेने के लिए ये निकल पड़ेगा कहाँ की ओर? कन्नौज की ओर। और कन्नौज की ओर जैसे ही हर्षवर्धन आएगा तो हर्षवर्धन को पता लगेगा कि उसकी जो बहन है वो पागल हो चुकी है, सती होने के लिए विंध्याचल के जंगलों में गई हुई है। और ये क्या काम करेगा? सबसे पहला इसका जो काम होगा वो अपने भाई की बदला लेना नहीं है, अपनी बहन को ढूंढना है। और ये एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढेगा। उसे पता लगेगा कि जो उसकी सिस्टर है वो विंध्याचल के जंगलों की ओर देखी गई है, उधर ये जाएगा और वहाँ से अपनी बहन को लाएगा और उससे कहेगा कि बहन आप टेंशन ना लो, आप परेशान ना हो, आपको मैं अपने पिता की तरह देखभाल करूँगा, जैसे पिता ने आपको रखा है उसी तरीके से मैं आपको रखूँगा। आप चलो कन्नौज चलते हैं। जब ये कन्नौज आएगा तो कन्नौज आने पर, क्योंकि कन्नौज एक उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ प्रोडक्शन पहले भी ज़्यादा होता था, आज की डेट में भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये गंगा यमुना के दोआब के बीच का क्षेत्र है जहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्र की सबको तलाश होती है। और अगर हर्षवर्धन इस कन्नौज को छोड़ के भी जाएगा तो अन्य शासक इसको नहीं छोड़ेंगे। हर्षवर्धन ने भी एक अच्छा डिसीजन लिया और वो कन्नौज में रुका। यानी कि क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कहाँ बतानी है? कन्नौज। प्रारंभिक राजधानी आप बता सकते हो थानेसर, लेकिन हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ बनाई है? कन्नौज बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि शासन व्यवस्था कहाँ से चलानी है? कन्नौज से चलानी है। और हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या बातें हैं, उन बातों को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले हर्षवर्धन, हिंदू काल का अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनानी लेखकों ने क्या कहा? हिंदू काल का अकबर। हिंदू काल का अकबर किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसने लिखा? यूनानी लेखकों ने। इन्हीं के टाइम एक चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री, और उसका नाम सभी को मेरे विचार से पता होगा, और वो नाम क्या है? हुएनसांग। क्या नाम है? हुएनसांग। अगर मैं हुएनसांग की बात करूं तो ये भारत कब आ रहा है? 629 ईस्वी में भारत आ रहा है और लगभग 644 ईस्वी तक रह रहा है, जबकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिलती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हुएनसांग भारत कब आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 629 ईस्वी में आया है। और ये हुएनसांग जो भारत आया, इन्होंने भाई साहब के लिए एक उपाधि दी, और उपाधि कौन सी दी थी? शिलादित्य। यानी शिलादित्य किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की। शिलादित्य किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की। और ये उपाधि किसने दी है? हुएनसांग ने दी है। इतना क्लियर हो गया। अब हुएनसांग जो आया तो इन्होंने भाई साहब कुछ किताबें लिखी, कुछ बुक्स लिखी, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या मिलता है? बताइए। CUK। इनकी पुस्तक का नाम क्या मिलता है? CUK। एक और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, क्या नाम था? फायान। फायान भारत कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? फो क्यों की। कौन सी लिखी? फो क्यों की। अब इन्होंने कौन सी लिखी है? CUK। CUK इसकी पुस्तक है हुएनसांग की। अब हुएनसांग को भारत में कुछ टाइटल मिले, कुछ अलग अलग नाम दिए गए। जैसे अगर हम बात करें इनको क्या क्या कहा जाता है,
तो यात्रियों में राजकुमार, पूछा हुआ क्वेश्चन है। यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? हुएनसांग को। शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? हुएनसांग को, शाक्य मुनि। नीति का पंडित किसको कहा जाता है? नीति का पंडित, नीति का पंडित ये भी किसको कहा जाता है? हुएनसांग को। हुएनसांग के बारे में जो जानकारी है वो आप ध्यान रखना, हुएनसांग से क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा गया कि एक विश्वविद्यालय आता है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय पर थोड़ी चर्चा कर लें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया भाई साहब? आंसर क्या होता है हमारा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो स्थापना में आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। किसने की? कुमारगुप्त ने स्थापना कर दी। दूसरी अगर हम बात करें कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका प्राचार्य HOD कौन था? प्राचार्य यानी हेड कौन था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। नाम क्या मिलता है? आचार्य शीलभद्र। ये कौन है भाई साहब? इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन थे। नालंदा के प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। इतना क्लियर हो गया आपको? बताओ इसके अलावा और हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन से ही संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन, अगर हर्षवर्धन की अगर हम बात करें भाई साहब तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं उन सारे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पूछा जाए हमसे कि धर्म सभा का आयोजन कब होता था और कहाँ होता था, अगर हम बात करें धर्म सभा, इसकी बात करें धर्म सभा का आयोजन। धर्म सभा का आयोजन यहाँ पे किसमें क्या होता था कि सभी धर्मों की बैठक होती थी और ये धर्म सभा का आयोजन कौन करवाता था? हर्षवर्धन। और ये कब होता था? प्रत्येक वर्ष होती थी। धर्म सभा कब होती थी? प्रत्येक वर्ष होती थी। अगर पूछा जाए कब तो प्रत्येक वर्ष। अगर पूछा जाए धर्म सभा कहाँ होती थी तो आंसर हम क्या देंगे? कन्नौज में होती थी। कहाँ होती थी? कन्नौज। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है भाई साहब बताइए? धर्मसभा हो गई, धर्मसभा के अलावा अगर मोक्ष परिषद का आयोजन पूछा जाए, इसका मोक्ष परिषद, तो महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पे भाई ध्यान देना। अगर मैं महामोक्ष परिषद की बात करूँ तो इसका जो आयोजन है वो कब होता था? तो प्रत्येक 5वें वर्ष। कहाँ बताओगे? प्रत्येक 5वें वर्ष। आयोजन कौन करता था? हर्षवर्धन। कहाँ करते थे? आंसर क्या होगा? महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? तो आंसर क्या होगा? प्रयाग। कहाँ होता था? प्रयाग। अब जहाँ से अगर हम बात करें कुंभ मेले के आयोजन की जो शुरुआत मानी जाती है वो भी कब से मानी जाती है? हर्षवर्धन के समय से। यानी कि कुंभ मेले का आयोजन शुरू किसने करवाया था? तो मोस्टली जो मिलता है वो क्या मिलता है? हर्षवर्धन मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था और इस महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन अपनी कुल इनकम का, कुल राजस्व का जितनी भी इनकम होती है उसका 1/4 भाग, यानी कुल आय का 25%। कितने परसेंट? 25%, 1/4 ये क्या करते थे भाई साहब? दान किया करते थे। कितना दान करते थे? 1/4 इतना क्या कर देते? ये दान किया करते थे। इसके अलावा यहाँ से अगर पूछा जाता है जो क्वेश्चन, कुछ पुस्तकों के बारे में आते हैं, रचनाओं के बारे में आते हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो हर्षवर्धन एक अच्छे कवि थे, दूरदृष्टा थे, एक साहसी व्यक्ति थे। इनके जज्बे को सलाम, परिवार टूटने पर, खुद के टूटने पर भी एक अच्छी स्टैंडिंग लेते हैं, पूरे भारत में फिर से उठ खड़े होते हैं
और 40-50 साल के लिए अपना डंका बजा देते हैं। ये क्षमता और योग्यता की बात होती है, घबराने वाले में से नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ बातें जो बताई थी, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी ये कवि हैं, तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, यानी अगर इनकी रचना पूछी जाए, पुस्तक पूछी जाए, तो आंसर हम क्या देने वाले हैं। एक ट्रिक मैं लिखवा दे रहा हूँ, और ट्रिक क्या है, रत्ना को नाग प्रिय। एक ट्रिक यहाँ पे लिख लो, पुस्तक आपको समझ में आ जाएंगी। रत्ना को नाग प्रिय, रत्ना को नाग प्रिय। रत्नावली पहली कौन सी हो जाएगी, रत्नावली। दूसरी नागानंद, और तीसरी प्रियदर्शिका। तीसरी कौन सी हो जाएगी, प्रियदर्शिका। ये आपको 3 पुस्तक ध्यान रखनी है, किसकी है, हर्षवर्धन की। अगर मैं बात करूं भाई साहब कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि, क्या ध्यान रखना है, दरबारी कवि। तो दरबारी कवि में नाम किसका आता है भाई साहब, बाण भट्ट का। इसका नाम आता है बाण भट्ट। अगर मैं बाण भट्ट की बात करूं तो बाण भट्ट ये कवि हैं, तो इन्होंने भी भाई साहब कुछ रचनाएं की होंगी। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 2 रचनाएं हमें भाई साहब की इनकी भी ध्यान रखनी है। इनकी कौन कौन सी रचना है, एक तो कादम्बरी ध्यान रखना है। कादम्बरी किसकी रचना है, बाण भट्ट की कादम्बरी। और दूसरी हर्षचरित ध्यान रखना है, कौन सी, हर्षचरित। दोनों ध्यान रखना है। अब देखो हर्षचरित रचना कई बार पूछी गई है, होता ही है भाई साहब कि जो हर्षचरित है ना, इसमें नाम हर्षवर्धन का आता है, तो लोग ये सोचते हैं कि रचना किसकी होगी, हर्षवर्धन की होगी, क्योंकि रचनाएं तो हर्षवर्धन ने भी की हैं, लेकिन हर्षवर्धन की रचनाएं अलग हैं और बाण भट्ट की रचनाएं अलग हैं। हालांकि जो हर्षचरित है इसमें हर्षवर्धन के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ये पुस्तक किसकी है भैया जी, ये पुस्तक है बाण भट्ट की। इसकी पुस्तक है बाण भट्ट की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हर्ष द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे वो कौन से थे, तो अगर मैं बात करूं हर्ष द्वारा विजित क्षेत्र, हर्ष द्वारा विजित क्षेत्र कितने थे, 5। कितने क्षेत्रों को जीता था, 5 क्षेत्रों को जीता था। और 5 क्षेत्रों की मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। पंजाबी गोरी कन्या मिथिला को उड़ी, पंजाबी गोरी कन्या मिथिला को उड़ी। कौन सी ट्रिक है भैया बताइए, पंजाबी गोरी कन्या मिथिला को उड़ी, मिथिला को उड़ी। देखो पंजाब को जीता, हुणों को पराजित किया। अगर हम बात करें गौड़ को जीता, जो शशांक की हत्या की, शशांक को मारा, शशांक को हराया, तो गौड़ को भी जीता है जो कि बंगाल है। अगर मैं बात करूं कन्या से, कन्नौज पर शासन किया। कन्नौज की बात करें हम, मिथिला, कहाँ, मिथिला पर शासन किया। और कहाँ पर किया, उड़ीसे मतलब उड़ीसा, उड़ीसे मतलब उड़ीसा। अगर हम बात करें भाई साहब ये मिथिला, तो मिथिला क्या है, मिथिला ये बिहार का नाम है। किस पे शासन किया है इन्होंने, बिहार पे किया है। अगर हमसे पूछा जाए कि हर्ष का अंतिम युद्ध, अंतिम विजय, अगर अंतिम बार किसको जीता तब क्या होगा, तब इन्होंने जो जीता है वो 643 ईस्वी में गंजाम को जीता है। किसको जीता, गंजाम जीता। ये गंजाम कहाँ है, तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीता है। आंसर क्या बताओगे, गंजाम। हर्ष द्वारा विजित अंतिम क्षेत्र कौन सा है, गंजाम। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा और अगर मैं देखूं तो 2-3 बातें आपको और ध्यान रखनी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक अभिलेख ध्यान रखना है। और ये अभिलेख कौन सा है, अभिलेख है ऐरण अभिलेख। कौन सा ध्यान रखना है, ऐरण अभिलेख। अगर मैं ऐरण अभिलेख की बात करूं तो ऐरण अभिलेख की जो रचना है, ऐरण अभिलेख,
एरण अभिलेख। अगर मैं एरण अभिलेख की बात करूं तो एक तो पूछी जाती है इसकी रचना, और रचना किसने की है, तो किसने की है, कीर्ति वर्मन। कौन, एक कवि हैं भाई साहब, क्या नाम है, कीर्ति वर्मन। एरण अभिलेख की रचना किसने की है, तो आंसर क्या बताओगे भाई साहब, कीर्ति वर्मन। ये कौन है जो एरण अभिलेख की रचना कर दी, कीर्ति वर्मन कहाँ के हैं, कौन हैं, तो आप क्या बताओगे, बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, करवाया हुआ है एरण अभिलेख के बारे में। ये जैन कवि हैं, कौन सी कवि हैं, जैन कवि हैं। क्या नाम है इसका, रवि कीर्ति, ये सॉरी इसको सही करना, कीर्ति वर्मन नहीं है, क्या नाम है, रवि कीर्ति। और ये रवि कीर्ति हैं, इन्होंने भाई साहब किसकी रचना कर दी, एरण अभिलेख की। ये जैन कवि हैं, और ये इसमें बताते क्या हैं, इसमें जो बताते हैं कि जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने दक्षिण भारत पर अभियान चलाने की सोची, दक्षिण भारत पर अटैक करने की सोची, और दक्षिण भारत में क्या होता है कि यहाँ पे एक नर्मदा नदी पड़ेगी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। यानी कि एक युद्ध की जानकारी देता है कि नर्मदा नदी पर किसको रोक दिया, हर्षवर्धन को। यानी हर्षवर्धन जैसे ही दक्षिण भारत पर अभियान चलाएंगे तो यहाँ पे एक युद्ध होगा, इसके बीच हर्षवर्धन, सही से लिख लो इसको, हर्षवर्धन वर्सेज, क्या नाम मिलेगा, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। इनके बीच जो युद्ध हुआ, इस पुलकेशन द्वितीय ने इनको क्या कर दिया भाई साहब, पराजित कर दिया। और पराजित कर दिया है कहाँ, ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध कहाँ हुआ है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच, यानी नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। कहाँ युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच था, ये युद्ध था पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, जहाँ पे पुलकेशन द्वितीय ने, जो बादामी या वातापी का चालुक्य वंश है, इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एरण अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। इतना क्लियर हो गया। आपको जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।